आज अपने हस्तिनापुर नाटक के आगे के भाग तक पहुंचते हैं। नाटक में अब तक आपने पढ़ा उत्तराधिकार विहीन राज्य हेतु भीष्म पितामह और माता सत्यवती की सहमति से कुरुवंश के कालीन पुत्र ऋषि पाराशर और माँ सत्यवती के संतान कृष्ण देवपायन अर्थात व्यास मुनि को नियोग हेतु बुलाया जाता है, लेकिन अंबिका और अंबालिका इन दोनों की अनिच्छा के कारण संतानें धृतराष्ट्र और पांडु निर्दोष नहीं हो सकी। संयोग से शुभा का व्यास मुनि को समर्पण के कारण विदुर पैदा हुए, जो नीतिवान और योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन दासी होते हैं। लेकिन भीष्म पितामह का यहाँ पर रक्त शुद्धि पर बड़ा प्रबल आग्रह रहा। इसी तरह का एक प्रश्न शुभा लेकर आती है भीष्म और सत्यवती के सामने। अब वहीं से अपने इस नाटक को पढ़ना आरंभ करते हैं। संवाद महत्वपूर्ण है व्याख्या की दृष्टि से भी और इन तीनों पात्रों के चरित्र चित्रण की दृष्टि से भी। किस तरह का चरित्र भीष्म, सत्यवती और शुभे यानी शुभा यानी विदुर की मां का दिखाया गया है। प्रहरी आकर सूचना देता है कि शुभा देवी मां सत्यवती के दर्शन करना चाहती है। सत्यवती कहती भेज दो। प्रहरी चला जाता है। सत्यवती बोलती है शुभा कैसे आई है, कभी आती नहीं इस तरह। शुभा का प्रवेश होता है, आकर प्रणाम करती है भीष्म और सत्यवती को। सत्यवती आओ शुभा आओ बैठो, कैसी हो? शुभा स्वस्थ हूँ आपकी कृपा से। महाराज पांडु का समाचार जानकर बहुत पीड़ा हुई। देव कुरुवंश पर कोई न कोई विपत्ति लाता ही रहता है। कुरुवंश फिर राजविहीन हो गया, यानी पांडु का निधन हो गया। सत्यवती राज्य का राजविहीन रहना वांछनीय नहीं है। भीष्म इसीलिए धृतराष्ट्र को राजा बना देना चाहते हैं। तो शुभा कहती है उनका दृष्टिहीन होना आपत्तिजनक नहीं होगा। भीष्म जो यहीं पे खड़े हैं बोलते हैं काम तो हम ही लोगों को संभालना है, फिर धृतराष्ट्र को परामर्श देने के लिए विदुर जैसा भाई है, क्या कठिनाई होगी? शुभा अब मैं क्या जानूं राजव्यवहार की जटिलताओं को। शुरू में उनके अंधे होने को लेकर आपत्ति थी, इसीलिए कह रही थी। आरंभ में जब ये पैदा हुए उस समय आपत्ति थी इस तरह की कि भाई ये धृतराष्ट्र जो है वो नेत्रहीन है, अंधे और पांडु रोगी है, तो क्या किया जाए? भीष्म तब एक योग्य उत्तराधिकारी था हमारे पास, यानी पांडु। अब कोई और मार्ग नहीं है। विदुर से भी बात की है मैंने, वो भी इसी सम्मति का है। विदुर ने भी यही सम्मति दी। तो शुभा कहती है विदुर क्या योग्य नहीं है? ये यहाँ से ये प्रश्न जो है वो आरंभ होते हैं। यहाँ से शुभा का चरित्र जो एक तर्क देने वाली महिला का होता है, वो दासी है, लेकिन राजमहल में रहते हुए इन तमाम चीज़ों को वो जानती समझती है। इस राजमहल में जो घटित होता रहता है गाहे बगाहे, वो सब कृत्य शुभा के सामने हुआ है। फिर ये नियोग जो है ये शुभा के सामने हुआ। फिर विदुर का पैदा होना, विदुर का नीतिवान होना, ये तमाम चीज़ें शुभा के सामने है। और अब चूंकि राज्य एक ऐसे व्यक्ति को सुपुर्द किया जा रहा है जो नेत्रहीन है, तो शुभा प्रश्न उठाती है। शुभा के मन में कोई महत्वाकांक्षा नहीं, लेकिन शुभा ये चाहती है कि विदुर के बारे में इनकी स्थिति, विदुर की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। इनके मन की बात बिल्कुल एकदम खुलकर सामने आनी चाहिए कि क्यों विदुर को योग्य नहीं माना जाता, जबकि तमाम संतानें कृष्ण देवपायन की है और कृष्ण देवपायन स्वयं जो है वो सत्यवती की विवाह पूर्व की संतान है ऋषि पाराशर के द्वारा। और स्वयं सत्यवती जो है वो किस तरह से उत्पन्न हुई, ये तमाम चीज़ें जो शुभा के मन में चल रही है, तो वो शुभा प्रश्न करती है अपना महत्वपूर्ण कि विदुर क्या योग्य नहीं है, यानी राजा बनने के योग्य क्या विदुर नहीं है? सत्यवती चौंकती है इस बात को सुनकर। शुभा बोलती है वो क्या महाराज पांडु का भाई नहीं है? भीष्म भाई है निश्चित, लेकिन वो राजा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो शूद्र है। भीष्म पितामह ये बात कहते हैं। शुभा शूद्र है और राजा का भाई भी है, ये दोनों बातें कैसे? भीष्म शूद्र राजबंधु हो सकता है, राजा नहीं। शुभा कहती है आप बताएंगे विदुर किस तर्क से शूद्र है? वह एक महातपस्वी द्विज का पुत्र है। द्विज के सारे गुणकर्म उसमें है।
फिर वो किस दृष्टि से, शुभा प्रश्न करती है, किस दृष्टि से वो शुद्ध है? सत्यवती, लेकिन है तो दासी पुत्र ही, यानी तुम्हारा बेटा है, तुम दासी हो, तो दासी से उत्पन्न हुआ है, भले ही वो कृष्ण देवपायन के साथ तुम्हारे समागम से, नियोग से उत्पन्न हुआ है। आपसे भी ये सुनकर दुख होता है माता, शुभा कहती है बात। इस तरह से आपके पुत्र कृष्ण देवपायन महामुनि व्यास भी तो शुद्ध हो गए। भीष्म बोलते हैं, शुभा हमें अपनी मर्यादा को समझना चाहिए। शुभा, मर्यादा ही कुछ स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। आप तो धर्मज्ञ हैं, महामुनि व्यास ऋषि पाराशर के पुत्र होने के नाते द्विज हैं, और विदुर भी महामुनि का पुत्र होने के कारण द्विज है। विदुर दासी पुत्र होने के नाते शुद्ध है, तो महामुनि व्यास भी शुद्ध है, क्योंकि उनकी माता निषाद कन्या थी, शुद्ध थी। यानी सत्यवती जो है वो एक निषाद की बेटी है, जैसा आपने इस कथा में पूर्व में पढ़ा। सत्यवती निषाद की बेटी है और मैं दासी हूँ। तो इस तरह से मेरा कृष्ण देवपायन के नियोग से पुत्र हुआ विदुर, उसे अगर शुद्ध गिना जाता है, तो स्वयं कृष्ण देवपायन जो है वो भी एक दासी का पुत्र है, वो किस तरह से द्विज हो गया, वो भी तो फिर शुद्ध हो? ये प्रश्न है। सत्यवती कहती है, निषाद ने मुझे पाला था, राजा वसु के बीच से उत्पन्न हुई थी मैं। शुभा, ये केवल आप जानती हैं, जगत में आप निषाद कन्या जानी जाती हैं, फिर भी आपके पुत्र महामुनि व्यास ब्राह्मण माने गए, चित्रांगद और विचित्र वीर क्षत्रिय आपको शुद्ध कन्या मानती हुई। ये सब कैसे? भीष्म कहते हैं, स्त्री की अपनी कोई जाति नहीं होती, वो पति की जाति से ही जानी जाती है। अब ये बात, अब इस तरह से जो तर्क है, भीष्म के तर्क, ये तमाम तर्क शुभा के सामने ढह जाते हैं, गिर जाते हैं, अर्थहीन एक तरह से हो जाते हैं। जब वो ये बात कहते हैं कि स्त्री की अपनी कोई जाति नहीं होती, वो पति की जाति से जानी जाती है, तो शुभा बोलती है कि मैं स्त्री नहीं हूँ, क्या ये तर्क मुझ पर लागू नहीं होता? मेरी जाति जो है वो मेरे से ही क्यों देखी जाती है? मुझे अपने उन महामुनि की जाति से, जिनके नियोग से उत्पन्न हुए विदुर, उस वजह से मुझे क्यों नहीं जाना जाता? और इसके अलावा भी मैं राजा चित्रांगद के साथ ही रही सदैव, तो फिर भी मेरी जाति जो है शुद्ध ही क्यों गिनी जाती है? भीष्म कहते हैं, तुम दासी थी राजा की पत्नी में। शुभा कहते हैं, राजा विचित्रवीर्य, चित्रांगद नहीं बल्कि विचित्रवीर्य, राजा चित्रांगद विचित्रवीर्य की शीर्ष पर कितनी बार गई होंगी मैं, काशीराज की कन्याओं के पूर्व, इन रानियों के पूर्व, जो अंबिका और अंबालिका है। ये बात क्या आप नहीं जानते? भीष्म से पूछते हैं। भीष्म कहते हैं, दासी हूँ मैं। शुभा, दासी किसका क्षेत्र होती है? फिर दासी क्षेत्र किसका होती है? मैं विचित्रवीर्य के साथ रही सदैव, नियोग से मेरे पुत्र उत्पन्न हुआ अपने कृष्ण देवपायन से, तो इसके बावजूद जो है आप ये बताएं भीष्म पितामह कि मैं किसका क्षेत्र गिनी जाती है? भीष्म चुप हो जाते हैं इस प्रश्न पर। फिर शुभा बोलती है, महाराज भीष्म चुप क्यों है? उत्तर, दासी किसका क्षेत्र होती है, किसका अधिकार होता है उस पर? भीष्म बताते हैं, उसके स्वामी का, अपने स्वामी का। शुभा कहती है, राजा विचित्रवीर्य मेरे स्वामी थे, इस नाते उनका क्षेत्र हुई मैं। इस क्षेत्र से उत्पन्न पुत्र उनका पुत्र क्यों नहीं है? फिर वो राज्याधिकार से वंचित क्यों है? सत्यवती कहती है, तर्क से तुम्हारी बात को काटा नहीं जा सकता शुभा, लेकिन समाज की अपनी मान्यताएं होती है जो, शुभा कहती है, तर्क पर नहीं शासकों के हितों पर आश्रित होती है। जो तर्क पर नहीं होती, शासकों का जिस बात पर हित जुड़ा होता है, नंदकिशोर आचार्य लिखते हैं हस्तिनापुर नाटक में कि जहाँ पर हित जुड़ा होता है शासकों का, वही बात गिनी जाती है। चाहे तर्क से आप उस बात को गलत भी साबित कर दें, लेकिन वो गलत नहीं गिना जाता, क्योंकि शासकों का हित उस सही से नहीं है बल्कि उस गलत से, इसीलिए गलत को भी सही माना जाता है। आगे क्या कहती है शुभा? भीष्म कहते हैं, नहीं पता था मुझे कि कुरुवंश के लिए ये भावनाएं हैं तुम्हारे मन में। शुभा कहती है, कुरुवंश क्या है? ये कुरुवंश, कुरुवंश तो आपकी प्रतिज्ञा के दिन ही समाप्त हो गया था। अब मरा हुआ बच्चा है जिसे बंदरिया की तरह चिपटाए रहिए छाती से। कुरुवंश के स्थान पर अब महामुनि व्यास की संतानें हैं, जिसमें सबसे योग्य विदुर है, पर आप उसे राजा नहीं बनाएंगे क्योंकि वो दासी का पुत्र है। शुभा का यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये संवाद भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। शुभा कहती है कि कुरुवंश, जिस कुरुवंश की आप बात कर रहे हैं, वो कुरुवंश क्या कुरुवंश है? वो
कोई कुरुवंश नहीं। कुरुवंश उसी दिन समाप्त हो गया था जिस दिन आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। वहीं पर कुरुवंश का समापन, क्योंकि कुरुवंश के अंतिम उत्तराधिकारी भीष्म है, देवव्रत है, जो प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पितामह बन गए। वो विवाह नहीं उन्होंने किया और उनके विवाह नहीं करने से कुरुवंश जो था वो वहीं पर समाप्त हो गया। अब वो क्या है, अब जिस कुरुवंश की आप बात कर रहे हैं, शुभा कहती है, वो एक जो समझो कि बंदरिया जो होती है अपने मरे हुए बच्चे को जिस तरह चिपटाए रहती है, वो मरा हुआ बच्चा, उससे मोह है उसको, वो उससे चिपटाए रहती है, लेकिन उससे वो मरा हुआ बच्चा जीवित तो नहीं होता। और उसी तरह से ये जो धर्म है उसकी आप बात कर रहे हो, भीष्म पितामह उस वंश की बात कर रहे हो, कुरुवंश की आप बात कर रहे हो। कुरुवंश जो है इस तरह से कुरुवंश नहीं रहता। कुरुवंश का समापन उसी दिन हो गया जिस दिन आपने प्रतिज्ञा कर ली थी। अब चूंकि इन्हीं तीनों में से किसी को बनाना है, जो तीनों मेरे तर्क के हिसाब से, जो मैं बिल्कुल सही तर्क दे रही हूँ, उस तर्क के हिसाब से कृष्ण देवयानी की संतान है ये तीनों, और इनमें सबसे योग्य विदुर है जो राज्य संभालने के लिए लायक है, लेकिन आप उसे राजा बनाएंगे नहीं क्योंकि वो दासी का पुत्र है। भीष्म कहते हैं इतनी महत्वाकांक्षा पलती रही तुम्हारे मन में। शुभा कहती है महत्वाकांक्षा भी हो तो बुरा क्या है, राजा में महत्वाकांक्षा को गुण माना जाता है, पर यह महत्वाकांक्षा का नहीं सिद्धांत का प्रश्न है। बात अगर महत्वाकांक्षा की भी हो, शुभा बोलती है कि बात अगर महत्वाकांक्षा की भी हो तो भी वो उचित है, क्योंकि एक राजा के अंदर महत्वाकांक्षा होना बड़ा जरूरी है। अगर उसमें महत्वाकांक्षा नहीं तो राज्य का विस्तार नहीं होता कभी। अगर महत्वाकांक्षा है तो भी उसमें कोई गलत बात मैंने नहीं कही, लेकिन ये सिर्फ महत्वाकांक्षा की बात नहीं, ये एक सिद्धांत का प्रश्न है। मेरा सिद्धांत बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है, जिसे आप मानते हैं। भीष्म बोलते हैं नहीं, प्रजा विदुर को राजा के रूप में स्वीकार नहीं करेगी, वो उसे शूद्र मानती है, कुरुवंशी, और मेरे लिए राज्य का हित सर्वोपरि है। भीष्म पितामह अंतिम बात कह देते हैं कि मेरे लिए कुरुवंश जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, मुझे राज्य का हित जो है वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर मैं राज्य का हित रखता हूँ। और मुझे लगता है कि राज्य का हित जो है विदुर में नहीं है, क्योंकि विदुर को सारी जनता जो है एक दासी पुत्र के रूप में जानती है। एक दासी पुत्र जब सिंहासन पर बैठेगा तो जनता जो है उसे स्वीकार नहीं करेगी, और इस तरह जनता जो है खंड खंड टुकड़ों में बढ़ जाएगी। जो एक हस्तिनापुर एक संगठित राज्य है, ऐसा संगठित राज्य वो रह नहीं पाएगा, क्योंकि राजा के अंदर जब किसी की श्रद्धा नहीं रहेगी तो वो राज्य नहीं रहता। सत्यवती बोलती है पर प्रजा वंश परंपरा शुभा कहती है मैं भी राज्य के हित की दृष्टि से ही कह रही थी, विदुर जैसा विवेकवान शासक सदैव नहीं मिल सकता। विदुर जिस तरह से विवेकशील है, ऐसा विवेकशील राजा हमेशा मिलते नहीं, उसके अंदर भी राज्य का हित छुपा हुआ है, अगर आप इस बात को समझे तो। लेकिन सत्यवती इस बात को यूं कहकर काटती है कि प्रजा वंश परंपरा चाहती है, उसके बिना राजा का सम्मान वो नहीं करती। जो बात मैंने अभी आपको स्पष्ट की कि प्रजा जो है वंश परंपरा चाहती है, उस समय की बात है जब अपने प्रजातंत्र नहीं था, उस समय राजतंत्र था। उस वंश का राजा बने तभी प्रजा जो है उसके अंदर श्रद्धा रखती है, उसके अंदर विश्वास रखती है, उसका सम्मान करती है। लेकिन अब चूंकि विदुर के बारे में ये बात उस पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो चुकी है कि वो शुभा का पुत्र है और शुभा एक दासी है, तो एक दासी पुत्र का वो सम्मान नहीं रहेगा और इस तरह से राज्य का संचालन सही ढंग से नहीं होगा, क्योंकि प्रजा जो है वो वंश परंपरा चाहती है, उसके बिना राजा का वो सम्मान नहीं करती। शुभा बोलती है क्योंकि उसे यही सिखाया जाता है, किसे? प्रजा को यही सिखाया जाता है कि ये इस वंश का राजा है और यही राजा रहेगा। वो भला है, बुरा है, विवेकशील है, नेत्रहीन है, रोगी है, कुछ भी है, लेकिन वो उसे वंश का है, ये बात प्रजा को सिखाई जाती है। राजवंशों का हित इसी में सुरक्षित है। सुब्बा की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि राजवंश का हित इसी बात के अंदर है कि प्रजा को ये बात घूंटी की तरह से पिला दी जाए कि आपका ये जो वंश है, ये जो राजा बैठा है, इसी राजा के उत्तराधिकारी सदैव राजा बनते रहेंगे। भीष्म कहते हैं विवाद से लाभ नहीं होगा शुभा, विदुर को कुरुवंशी राजा नहीं मानेंगे, ये तुम जानती हो, इसीलिए ये बात निराधार है। शुभा नहीं मानेंगे, ये मैं जानती हूँ, मैं तो एक सैद्धांतिक हल चाहती थी, केवल अपनी पीड़ा के शमन की। मेरा पुत्र होने से उसका ज्ञान अकारक चला गया, महामुनि का पुत्र होना भी सहायता नहीं कर सका उसकी। शुभा बोलती है कि मेरे सामने ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि वो राजा, प्रजा उसको राजा नहीं मानेगी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरी इस समस्या का जो बात मैं लेकर आई हूँ उसका मैं एक सैद्धांतिक हल चाहती हूँ। सिद्धांत क्या कहता है जिसे आप समझ नहीं रहे हो,
और ये बात भी मैं सिर्फ इसलिए चाहती हूँ कि मेरे मन में जो एक पीड़ा है, मैं बस उस पीड़ा का शमन चाहती हूँ, उस पीड़ा की समाप्ति चाहती हूँ, उस पीड़ा का कोई हल चाहती हूँ कि इतना विवेकशील व्यक्ति है विदुर, महात्मा कृष्ण देवपायन की संतान है, लेकिन इसके बावजूद उसे उसका जो हक है, हक कहेंगे शुभा की दृष्टि से, उसका हक उसे मिल नहीं रहा है। तो बस मैं यही बात चाहती हूँ, उसका इतना ज्ञान है वो अकारत ही चला जाएगा। सत्यवती बोलती है, तुम्हारी वेदना समझ सकती हूँ मैं, पर समाज की मर्यादा बड़ी कठोर होती है। और शुभा जो बात कहती है, छोटी सी पंक्ति के अंदर जो बात कही जाती है, उसके अर्थ कई बार बहुत गहरे होते हैं। शुभा कहती है इस बात के जवाब में कि समाज की मर्यादाएं बड़ी कठोर होती है। शुभा कहती है और तर्केतर भी होती है, यानी तर्क से परे भी होती है। यानी समाज सिर्फ मर्यादा देखना चाहता है, किसी तर्क से अगर वो मर्यादा गलत भी हो गई है। सत्यवती जो बात इस नाटक के आरंभ में कहती है अंबिका से कि जो धर्म है, भीष्म से कि जो धर्म है वो सनातन है ना, कि वो गतिशील रहता है, इसीलिए वो जीवित है। लेकिन यहाँ पर जिन मर्यादाओं की बात कर रहे हैं, जो मर्यादाएं आज के युग में जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, अगर उन मर्यादाओं को बदला जाए तभी जो है धर्म जो है वो जीवित रह सकता है। अन्यथा मरी गली सड़ी उन परंपराओं पर, उन मर्यादाओं पर जब राज्य चलता है, जब नीति चलती है, तो उस नीति का कोई औचित्य, कोई मायने नहीं रहता। विष्णु कहती है तर्क एकमात्र रास्ता नहीं होता। शुभा कहती है जानती हूँ, लेकिन जब हम किसी बात को तर्क की परिधि में ले आते हैं तो वही प्रमाण माना जाता है। मैं जानती हूँ विदुर राजा नहीं बन सकता, आप मान लें तो भी राजत्व उसके स्वभाव में है भी नहीं। मैं तो केवल यही कहना चाह रही थी कि राजत्व को रक्त शुद्धि या वंश परंपरा से न जोड़े, वो गुणों पर आश्रित होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजा जो है उसे रक्त शुद्धि या वंश परंपरा से जोड़कर क्यों देखा जाता है। राजा को सिर्फ गुणों के आधार पर राजा बनाना चाहिए, जिसमें गुण है राजा बनने के, वो अगर राजा बने तो बात उचित रहती है। अब इसी तरह से जब ये बात आगे बढ़ते बढ़ते इस युग से परे निकलती है, मतलब इस समय से परे निकलती है, और धृतराष्ट्र के संतानों और पांडु के संतानों में जिस तरह संघर्ष होता है, जिस तरह दुर्योधन कपट और छल से उस राज्य को प्राप्त करता है अपने मामा शकुनी की गलत चालों से, तो तब ये बात होती है कि रक्त की शुद्धि वाकई महत्वपूर्ण होती है। अब चूंकि दुर्योधन जो है बिगड़ी हुई संतान है, तो क्यों है वो बिगड़ी हुई संतान? क्योंकि एक गुणहीन राजा के राजा बनने के कारण उसके मन में ये भावना पल गई थी कि वो राजा बनेगा। जबकि राजा पांडु थे, पांडु के निधन के बाद नेत्रहीन धृतराष्ट्र को राज्य संभालने के लिए दिया गया, और राज्य उस समय राज्य का संचालन जो था वो गांधारी और भीष्म ही कर रहे थे। आगे देखिए क्या होता है इस नाटक में। भीष्म कहते हैं वंश गुण की पहचान होता है शुभा, तो कोई राजा दोषी हो ही नहीं सकता। जब वंशी गुण की पहचान है तो कोई राजा दोषी हो ही नहीं सकता। उस वंश में उत्पन्न होने का मतलब उसका गुणी होना अपने आप से हो ही गया। उसमें गुण है कि नहीं, बस उस वंश का है। विश्व विकृति कहीं भी हो सकती है, कोई सिद्धांत दोष मुक्त नहीं होता। अभी ये बात कह के विश्व पितामह इस बात को यहाँ पे रोकना चाहते हैं, लेकिन शुभा कहती है इसीलिए किसी सिद्धांत को शब्द से स्वीकार करना उचित नहीं होता। किसी भी सिद्धांत को अक्षरश जिस जैसा वो लिखा गया है वैसा पालन करना कई बार समस्याओं को उत्पन्न करता है। अगर अपने उस नियम को आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो माने कि ये नियम आज के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है, तो ऐसे नियम को बदल देना उचित होता है राज्य के हित में, प्रजा के हित में। सत्यवती कहती है सच है, इसमें किसी आपत्ति नहीं। शुभा कहती है इसीलिए वंश परंपरा के सिद्धांत से भी चिपट नहीं जाना चाहिए, कुरुवंश के बाहर से भी राजा मिल सकता है। भीष्म कहते हैं मैंने कहा ना प्रजा स्वीकार नहीं करी, और ये सब तुम्हारे विचार की बात नहीं है शुभा। कुरुसभा और मंत्री परिषद किस लिए है? तुम्हारा विदुर भी तो प्रमुख सदस्य है मंत्री परिषद का। धृतराष्ट्र राजा बने तो मुख्य परामर्शदाता वही होगा। शुभा कहती है मैंने कहा ना विदुर की चिंता नहीं है मुझे, अपने पुत्र की चिंता करने के लिए माता सत्यवती ही बहुत है। मैं विदुर की चिंता करूं ये उसकी पितामही उसकी दादी का असम्मान नहीं होगा। सत्यवती निसंदेह विदुर का उत्तरदायित्व मेरा है, कुरुवंश सदा उसका सम्मान करेगा, नहीं तो कौन सा मुंह दिखा सकूंगी मैं कृष्ण देवपायन को। भीष्म कहते हैं महामुनि व्यास ने बहुत कृपा की हम पर, उनकी संतान सदैव पूज्य रहेगी कुरुवंश की। शुभा आज्ञा लेती हूँ, अंबिका देवी को बधाई भी देती जाऊँ, महाराज धृतराष्ट्र के राज्यरोहण की प्रणाम स्वीकार करें।
और वो चली जाती है। तो भीष्म अपनी माँ से कहता है कि शुभा इतना वाद विवाद कर लेती है, ये नहीं जानता था मैं। सत्यवती जो बात कहती है वो बिल्कुल सही है। यही बात शुभा ने वर्तमान के अंदर जहाँ वो बात कर रही है कुंती के साथ, यही बात उन्होंने कही थी कि माता सत्यवती तो मान सकती थी बात को, लेकिन माना नहीं बात को किसने? विदुर ने। अब सत्यवती की ये बात देखिए, कहती है सत्यवती, कहती तो वो ठीक है विष्णु, यानी शुभा बात तो ठीक कहती है, लेकिन सामाजिक मर्यादा के विरुद्ध हो सकना इतना सरल नहीं है। राज परिवार होने से ये सारी स्वतंत्रता नहीं मिल जाती, पर उसका कहना भी अनुचित नहीं है। वो जिन तर्कों से अपनी बात को कहती है, शुभा को वो तर्क, सत्यवती को वो तर्क सही लगते हैं, क्योंकि सत्यवती ने उन तमाम परिस्थितियों को देखा है, और इसके अलावा वो स्त्री है, इसलिए वो स्त्री मन की पीड़ा को समझ सकती है। भीष्म से वो कहती भी है सत्यवती कि अगर देखा जाए तो उसकी बात अनुचित नहीं, वो बिल्कुल सही बात कह रही है। भीष्म कहते आप भी ऐसा सोचती हैं माँ? सत्यवती कहती सच तो यही है, सच तो यही है जो शुभा कह रही है। मैं समझ सकती हूँ उसकी उद्विग्नता का कारण, वो राज्य नहीं स्त्री का स्वतंत्र व्यक्तित्व चाहती है। ये बात महत्वपूर्ण है कि इस नाटक के अंदर संघर्ष जो है, या नाटक में आचार्य नंद किशोर दिखाना जो चाहते हैं, वो किसी राज्य के लिए भीष्म पितामह, माफ करें, विदुर या शुभा की छटपटाहट नहीं, बल्कि शुभा चाहती है कि नारी को स्वतंत्रता मिले, नारी को उसका पृथक अस्तित्व मिले, नारी की पहचान जो है वो उसकी स्वयं की पहचान हो, न कि किसी क्षेत्र के कारण। और अगर क्षेत्र के कारण ही पहचान होती है तो प्रत्येक के लिए ये बात अलग अलग क्यों होती है? अंबालिका के लिए अलग और शुभा के लिए अलग, बस वो यही प्रश्न जो है वो ढूंढती है इन सब तर्कों के अंदर। शुभा, माता सत्यवती, अब ये वापस नाटक उसी स्थान पे आ गया है जहाँ वर्तमान में बात हो रही है शुभा और कुंती के बीच में। शुभा कहती है माता सत्यवती कुछ समझती थी मुझे, भीष्म ने समझा मैं विदुर के लिए राज्य चाहती हूँ, उसे मिल रहा होता राज्य तो भी रोक दिया होता मैंने। कुंती, क्यों रोक क्यों दिया होता? शुभा कहती क्योंकि वो उसे कुरुवंश के रूप में मिलता, शुद्र के रूप में नहीं, क्योंकि वो उसकी स्वयं की पहचान मिटा के उसे राज्य मिलता, उसे ये दिखाया जाता कि ये कुरुवंश का कानूनी पुत्र है, इसीलिए इसे राज्य दिया जाता है। उसकी जो वास्तविक स्थिति है, वो जो एक दासी पुत्र है, उस दासी पुत्र के रूप में अगर वो प्रसिद्ध रहे तो मुझे कोई बुरा नहीं है, उसे राज्य मिलता तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करती, लेकिन मुझे पता है कि वो दासी पुत्र के रूप में गद्दी पर नहीं बैठता वो कुरुवंशी के कारण, और मैं नहीं चाहती कि मेरे पुत्र विदुर की पहचान एक कुरुवंशी के रूप में हो। मेरा नाम हट जाए उसके साथ से तो फिर विदुर का अस्तित्व क्या रहेगा, मेरा अस्तित्व क्या रहेगा? उसे वही वस्तु स्वीकार करनी चाहिए जो शुद्ध रहते हुए प्राप्त कर सकता है, इसीलिए तो इतने न्यून साधनों में जीवन निर्वाह करता है। विदुर की नीति आप सब परिचित हैं, आपने पढ़ा भी होगा। कुंती कहती बहुत जटिल मन है आपका। भीष्म शुभा कहती है पर उस कुरुवंश के वृत्तांत से जटिल नहीं जिस पर इतना गर्व है भीष्म को। कुंती बहुत आक्रोश है आपके मन में पितृव्य के लिए, यानी भीष्म पितामह के लिए। शुभा कहती है ये संवाद भी बड़ा महत्वपूर्ण अपेक्षा की दृष्टि से कि तुमने देखा होता, शुभा बोलती है कि तुमने देखा होता युवा सत्यवती का वैधव्य, वो किसके कारण हुआ? भीष्म पितामह के कारण। अगर भीष्म पितामह उसी दिन अपने पिता को रोक देते तो न सत्यवती का शांतनु से विवाह होता और न सत्यवती को विधवापन झेलना पड़ता, वैधव्य झेलना पड़ता। तुमने देखा होता युवा सत्यवती का वैधव्य, अम्बा का देह त्याग, अम्बा ने देह त्याग कर दी थी क्योंकि काशी के राजा शिव ने उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि भीष्म पितामह ने उसे अपहरण किया था, उठाया था स्वयंवर, इसीलिए वो भीष्म पितामह द्वारा जीती हुई वस्तु मानी शुद्ध। अंबिका का दुख, अम्बालिका का तिल तिल कर गलना, तो तुम समझती कि भीष्म प्रतिज्ञा ने क्या किया है निर्दोष जीवनों के साथ। ये तमाम बातें जो घटित हुई ये भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा के कारण घटित हुई। अगर वो पहली ही बार में अपने पिता को रोकते तो ये नहीं होता। पिता को न रोकने के अलावा अगर वो इन तीनों राजकुमारियों का अपहरण नहीं करते तो इन तीनों राजकुमारियों को इन असक्षम राजकुमारों को नहीं सौंपा जाता, वो विधवा नहीं होती। ये सब हुआ और शिव राजा ने त्याग कर दिया अम्बा का, वो नहीं होता। और आगे कहती है कि ये महाभारत युद्ध ही न हुआ होता यदि भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से नहीं चिपट गए होते। विदुर राजा नहीं बन सका क्योंकि वो शुद्ध थे। क्या हो गया था इस मान्यता को जब दुर्योधन ने कर्ण को राजा बनाया था, जब दुर्योधन ने कर्ण को अपने बराबर का बनाने के लिए उसे राज्य दे दिया था,
तब क्या हो गया था? कोई नहीं बोला था। भीष्म पितामह भी वहीं पे मौजूद थे, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। तो इस तरह के कुछ जटिल प्रश्न जो थे वो शुभा ने किए। आगे इसमें क्या वृतांत रहेगा अपने अगली कक्षा में पढ़ेंगे।